तो चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर चलते हैं जब एक नए साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। हम बात करेंगे मुगल काल की शुरुआत और उसके संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के शासन की। ये कहानी सिर्फ एक जीत की नहीं है, बल्कि एक पूरे नए युग के आगाज की है। और बीपीएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिहाज से इसके हर पहलू को समझना बेहद जरूरी है। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि बाबर के आने से पहले भारत के राजनीतिक हालात असल में थे कैसे। फिर हम बाबर की शख्सियत और उसके हिंदुस्तान पर हमले के पीछे की वजहों को समझेंगे। इसके बाद पानीपत और खानवा के उन दो बड़े युद्धों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने इतिहास का रुख बदल दिया, और फिर देखेंगे कि कैसे मुगल शक्ति मजबूत हुई। और आखिर में हम बाबर की विरासत पर बात करेंगे कि एक विजेता होने के अलावा वो और क्या था। तो चलिए सबसे पहले उस बैकग्राउंड को समझते हैं जिसने बाबर की जीत का रास्ता तैयार किया, यानी उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति। बाबर के आने से ठीक पहले हिंदुस्तान किसी एक मजबूत केंद्रीय शक्ति के बिना राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से बिखरा हुआ था। और सच कहें तो यही बिखराव किसी भी बाहरी ताकत के लिए एक सुनहरा मौका था। देखिए, दिल्ली सल्तनत खासकर इब्राहिम लोधी के दौर में लगातार कमज़ोर हो रही थी। उसकी सख्त नीतियों की वजह से कई बड़े अफगान सरदार उससे नाराज थे और बगावत के लिए तैयार बैठे थे। सल्तनत की इसी कमज़ोरी ने कई सूबों को आज़ाद होने का मौका दे दिया। और सबसे अहम बात, ये अंदरूनी फूट इतनी बढ़ चुकी थी कि दौलत खान लोधी जैसे नाराज़ अमीरों ने अपने ही सुल्तान को गद्दी से हटाने के लिए बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने का न्योता भेज दिया। सोचिए क्या हालत रही होगी। अब आते हैं कहानी के मुख्य किरदार पर, बाबर। उसे सिर्फ एक हमलावर के तौर पर देखना इतिहास को बहुत ज्यादा सरल बना देना होगा। बाबर असल में एक ऐसा शहजादा था जो एक राज्य की तलाश में था, जिसके पास एक शानदार विरासत तो थी, लेकिन साथ ही संघर्षों का एक लंबा इतिहास भी था। उसका पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, लेकिन उसे बाबर का लक़ब मिला, जिसका मतलब होता है बाघ। उसकी रगों में दो महान विजेताओं का खून दौड़ रहा था, पिता की तरफ से तैमूर और मां की तरफ से चंगेज खान। मध्य एशिया में अपना पुश्तैनी राज्य फरगना गंवाने के बाद उसने 1504 में काबुल को अपना नया ठिकाना बनाया, और यहीं से उसने हिंदुस्तान की तरफ देखा, जिसे वो अपने पुरखे तैमूर की विरासत मानता था, और उसे दोबारा हासिल करने का सपना देखने लगा। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, पानीपत और खानवा की वो लड़ाइयाँ। ये वो दो युद्ध थे जिन्होंने ना सिर्फ मुगल शासन की नींव रखी, बल्कि उसे हिंदुस्तान में हमेशा के लिए मजबूत भी कर दिया। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान। जरा सोचिए, एक तरफ इब्राहिम लोधी की 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों और करीब 1000 हाथियों वाली एक बहुत बड़ी पारंपरिक सेना, और दूसरी तरफ बाबर की महज 15,000 सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी। लेकिन इस छोटी सी फौज के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जो हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल नया था। तोपें और बारूद, सारा खेल यहीं बदलने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि इतनी छोटी सेना के साथ बाबर ये लड़ाई कैसे लड़ने वाला था? जवाब है उसकी दो कमाल की सैन्य रणनीतियों में। पहली थी तुलुगमा पद्धति, जो उसने उज़्बेकों से सीखी थी। इसमें सेना को अलग अलग टुकड़ियों में बांटकर दुश्मन को दाएं बाएं और पीछे से घेरा जाता था। और दूसरी थी अरबा प्रणाली, जिसमें बैलगाड़ियों की एक मजबूत दीवार बनाकर तोपों और बंदूकचियों को दुश्मन के हमले से बचाया जाता था। तो देखिए मैदान में हुआ क्या। बाबर ने सबसे पहले अपनी अरबा वाली रक्षा पंक्ति से अपने सेंटर को एकदम मजबूत कर लिया। फिर जैसे ही जंग शुरू हुई, बाबर की तोपों ने गरजना शुरू किया। अब सोचिए, उन तोपों की भयंकर आवाज ने लोधी के हाथियों में ऐसी दहशत फैला दी कि वो बिदक गए और अपनी ही सेना को रौंदने लगे। बस इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर बाबर की तुलुगमा टुकड़ियों ने दोनों तरफ से लोधी की बिखरी हुई फौज को घेर लिया। नतीजा, एक तरफा मुगल जीत और सुल्तान इब्राहिम लोधी मैदान में ही मारा गया। ये सिर्फ एक जंग में जीत नहीं थी, ये एक युग का अंत था और एक नए युग की शुरुआत। पानीपत की लड़ाई ने दिल्ली सल्तनत को हमेशा के लिए इतिहास बना दिया और भारत में उस मुगल साम्राज्य की बुनियाद रखी जो अगले 300 सालों तक इस सरजमी के मुकद्दर को लिखने वाला था। लेकिन दिल्ली पर काबिज होना एक बात है और उसे संभाले रखना बिल्कुल दूसरी। असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। ठीक 1 साल बाद 17 मार्च 1527 को खानवा में बाबर का सामना हुआ मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा से। राणा सांगा कोई मामूली राजा नहीं थे,
उन्होंने एक बहुत बड़ा राजपूत गठबंधन बनाया था, जो बाबर को एक विदेशी हमलावर की तरह देखता था। ये लड़ाई थी एक नए साम्राज्य को बचाने की और दूसरी तरफ राजपूत आन बान शान को फिर से स्थापित करने की। कहते हैं कि खानवा की जीत पानीपत से भी कहीं ज्यादा अहम थी। क्यों? क्योंकि इसने उस मजबूत राजपूत गठबंधन की कमर ही तोड़ दी और उत्तरी भारत में बाबर के शासन को कह सकते हैं सीमेंट कर दिया। इसी जीत के बाद बाबर ने पक्का इरादा कर लिया कि वो अब हिंदुस्तान में ही रहेगा और उसने गाजी की उपाधि भी धारण की। तो अब अगला कदम क्या था? इन बड़ी जीतों के बाद जो भी छोटे बड़े खतरे बचे थे, उन्हें खत्म करके अपने साम्राज्य को पूरी तरह से महफूज करना। ये टाइमलाइन दिखाती है कि बाबर रुका नहीं। 1526 पानीपत में लोदी को हराया। ठीक अगले साल 1527 खानवा में राजपूतों के सबसे बड़े खतरे को खत्म किया। फिर 1528 में चंदेरी जीता और मालवा पर अपना कब्जा मजबूत किया और आखिरकार 1529 में घाघरा में बची खुची अफगान ताकत को भी कुचल दिया। मतलब सिर्फ 4 साल के अंदर बाबर ने पूरे उत्तरी भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना परचम लहरा दिया था। चलिए अब लड़ाइयों के मैदान से जरा बाहर निकलते हैं और बाबर की विरासत और उसके किरदार के दूसरे पहलुओं को देखते हैं, क्योंकि उसका असर सिर्फ उसकी जीतों तक ही सीमित नहीं था। बाबर का जो व्यक्तित्व था वो बड़ा दिलचस्प था। वो एक बहादुर और होशियार कमांडर तो था ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ ही वो एक कमाल का शायर भी था, जिसे अदब से बहुत प्यार था। उसे बाग बगीचों का इतना शौक था कि भारत में चारबाग स्टाइल की शुरुआत उसी ने की। और सबसे हैरानी की बात, वो उन गिने चुने बादशाहों में से था जिसने अपनी कहानी, अपनी आत्मकथा खुद अपने हाथों से लिखी। उसकी ये आत्मकथा बाबरनामा, जो उसने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी, एक खजाने की तरह है। ये सिर्फ एक बादशाह की डायरी नहीं है, बल्कि ये 16वीं सदी के हिंदुस्तान का एक जीता जागता दस्तावेज है, जिसमें उस दौर के पेड़ पौधों, जानवरों और समाज के बारे में सब कुछ लिखा है। बाबर ने ही वो शुरुआत की थी फारसी, तुर्की और भारतीय आर्किटेक्चर को मिलाने की, जिसने आगे चलकर अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दौर में उस शानदार मुगल आर्ट को जन्म दिया, जिसे हम आज भी देखते हैं। कह सकते हैं कि उसने वो बुनियाद रखी जिस पर आगे चलकर ताजमहल जैसी इमारतें खड़ी हुईं। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, उस बादशाह की असल विरासत क्या है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक सल्तनत की तलाश में गुजार दी और आखिर में एक ऐसे साम्राज्य की नींव रख दी जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को आने वाले 300 सालों के लिए एक नया मोड़ दे दिया।